बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, खबरें तो दो तीन हैं, लेकिन एक ऐसी खबर जिसने कम से कम सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लीडर्स असल में बंद कमरों में क्या हैं। ठीक है, ये किसी का अपना ज़ाती फेल है, लेकिन जब वो लीडर होता है, उसकी ज़िंदगी नहीं होती, उसकी लाइफ नहीं होती, वो आवाम की होती है। आप लोगों से वोट मांगते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर लोगों को ये हक हासिल है कि वो आपके बारे में बात भी करें, क्योंकि कंसर्न होते हैं। जब कहा जाता है कि बिलावल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पीपल्स पार्टी को, भुट्टो आज भी ज़िंदा है तो भुट्टो का नाम लिया जाता है, तो उनकी ज़िंदगी उनकी नहीं रह सकती, वो उन जियालों की है जो उन्हें फॉलो करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर नवाज शरीफ साहब वोट मांगेंगे, वोट को इज्जत दो की बात करेंगे, तो ये ज़िंदगी उनकी नहीं है, आम लोगों की है। पॉलिटिशियंस हैं, लोग उन पर क्रिटिसाइज भी करेंगे, अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे। अगर मरीम नवाज के कपड़ों पे बात हो सकती है, फैशन पे बात हो सकती है, क्योंकि ये उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं, अवाम की ज़िंदगी है। अवाम में घुल मिलकर जब वो जाती हैं तो ऑब्वियसली ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मैंने इसलिए राय साहब आज इंतखाब इस खबर का किया है। मुझे अंदाज़ा है कि लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे जी कि हमें मॉरल पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए। ज़ुबैर साहब की वीडियो सर बहुत मीडिया के ऊपर उसके मीम्स भी आ गए हैं और असल वीडियोस भी ब्लर जो नहीं है वो भी आ गई हैं, और जिसमें ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, शक्ल मौजूद है, जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये टेलर्ड है, किसी ने गलती से डॉक्टर्ड कर दी या वगैरह वगैरह वगैरह। सर, शहर इक़्तिदार में सर क्या खबरें हैं? नून लीग के आप बहुत करीब होते हैं इस्लामाबाद में, सर वो क्या कहते हैं और ज़ुबैर साहब खुद क्या कहते हैं इस हवाले से? क्योंकि इसको देखने के बाद कम से कम एज अ जर्नलिस्ट और एज अ पाकिस्तानी और एक आम शहरी की हैसियत, कम से कम मुझे तो इसलिए भी गुस्सा है। अगर ये किसी आम बंदे की वीडियो होती तो खैर अलग बात थी, लेकिन एक पॉलिटिशियन की और एक साबिक गवर्नर की ये वीडियो है सर। देखिए आशफी साहब, कोई भी शख्स आम इंसान के तौर पर अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करे तो उसके ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी सहाफ़ी को ये हक है कि वो मॉरल पॉलिसिंग करे। अब जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो है वो इस वजह से डिस्कस हो रही है कि इस वीडियो के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं, ये उस वक्त बनी जब वो गवर्नर सिंध थे, और उन पर इल्ज़ामात ये लग रहे हैं कि जब वो गवर्नर सिंध थे तो उन्होंने अपना ओहदा इस्तेमाल किया ख़वातीन के इस्तेहसाल के लिए। और इस तरह के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ ख़वातीन को नौकरी वगैरह का झांसा देकर जिस तरह की वीडियो सामने आई हैं तो उनके साथ इस तरह के इसके लिए क्या मुनासिब अल्फाज हम इस्तेमाल करें कि उनको फिज़िकली भी अब्यूज़ किया है, और ज़ाहिर है कि एक हरासमेंट भी इन वीडियोस में नज़र आती है। और बेशक ये म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ क्यों ना हुआ हो, लेकिन चूंकि वो गवर्नर सिंध थे और उन्होंने उस वक्त एक सरकारी ओहदा था, तो इसलिए ये एक बड़ा संगीन केस है। और वो इस वजह से हाशमी साहब कि जब आप एक सरकारी ओहदे पर होते हैं और उस वक्त आप अगर अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के काम करें और फिर आप एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में आ जाते हैं, ज़ाहिर है कि फिर आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। आपसे सरकारी ओहदे पर जिस किस्म के आपके पास अख्तियारात होते हैं, तो आपसे कुछ गलत ऑर्डर्स भी करवाए जा सकते हैं, गलत काम भी करवाए जा सकते हैं। उस ब्लैकमेलिंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं। तो इसी वजह से ये जो सरकारी ओहदेदार होते हैं, लीडर्स होते हैं और जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनके जब इस किस्म के स्कैंडल्स आते हैं तो वो फिर मीडिया में डिस्कस होते हैं। मॉरल पॉलिसिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन जब किसी ऑफिशियल का इस किस्म का स्कैंडल आए तो वो लाजमन ज़ेर बहस आता है। हमें याद है कि साबिक सदर बिल क्लिंटन का जो स्कैंडल था, तो उसमें यही स्कैंडल था। अगर वो एक आम शख्स होते, आम इंसान होते, या अगर अभी इस वक्त उनकी कोई वीडियो आती है, तो वो कोई इतना बड़ा स्कैंडल ना बनता। अभी अगर वो कहीं जाते हैं किसी क्लब में, या अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, तो वो कभी भी कोई स्कैंडल ना बनता। लेकिन बिल क्लिंटन का हमें मालूम है कि मामला इम्पीचमेंट तक पहुंच गया था, और इसी वजह से पहुंचा कि वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में आ गए थे, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता था, वो अमेरिकी सदर थे। तो इस वजह से ये एक संगीन मामला बन गया है।
और मोहम्मद ज़ुबैर साहब को सामने आना चाहिए। कुछ सहाफ़ियों को उन्होंने ये पैगामात भिजवाए हैं। मुझे भी एक पैगाम भिजवाया गया है कि ये वीडियोज़ जो हैं ये डॉक्टर्ड हैं और इनको एडिट किया गया है और ये फ़ेक हैं। लेकिन अपैरेंटली तो ज़ाहिर है कि इनका जब फ़ॉरेंसिक ऑडिट होगा तभी पता चल सकता है। अपैरेंटली तो लगता नहीं है कि ये फ़ेक है, लेकिन चूँकि हम कोई जज भी नहीं बन सकते, हमारा काम है सिर्फ़ हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना, दोनों तरफ का वर्जन भी रिपोर्ट करना और फिर ये बताना कि इसका जो एक संगीन पहलू हो सकता है, वो क्या हो सकता है। तो ज़ुबैर साहब का मौक़िफ़ तो ये है कि उनको फँसाया गया है, लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं, इसके अंदर जो ख़वातीन हैं, एक तो उनका मामला है और फिर एक और शख्स का राज भी एक साउंड बाइट साहब, है, राज साहब, जो ये जी। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। फंस तो सर वो गए हैं, फंसाया क्या? फंस तो गए हैं, जब वीडियो सामने आएंगी तो फंस तो गए हैं, फंसाया किसने क्या है? जब आपने की, इसको रिकॉर्ड एक मौजूद है और फिर कोई एक इंटरव्यू भी इसमें खातून का मतलब गालिबन है। फँसाया ये जी, जी, बिल्कुल, फँसाया ये गया कि जिनके साथ उन्होंने ये काम किए हैं, उन्हीं में से किसी ने ये रिकॉर्ड कर लिया होगा और रिकॉर्डिंग की वजह भी यही होगी कि ब्लैकमेल करेंगे, अपने काम करवाएँगे, इनके पास अख्तियारात थे, इनके पास ओहदा था, तो इन्होंने पता नहीं इस ब्लैकमेलिंग के दौरान कितने ऐसे ऑर्डर्स किए होंगे, जो कि नाजायज़ होंगे, गैर कानूनी हम्म। होंगे, जो ब्लैकमेलिंग की वजह से किए होंगे और फिर हम्म। आखिर में जब उनके कुछ काम रुके होंगे या काम सारे निकल चुके होंगे, उसके बाद उन्होंने किसी या उनका कोई अभी डिमांड ऐसी होगी, हो सकता है कोई ऐसी डिमांड हो कि आप हमें मज़ीद पैसे दें या कोई और हमारा काम करें, तो वो काम जब नहीं निकला होगा, तो उन्होंने ये वीडियोज़ फिर लीक कर दी। लेकिन फँसाने से मुराद ये है कि इस वक़्त तो मोहम्मद ज़ुबैर ज़ाहिर है कि उनकी एक रिप्यूट थी और बेशक उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, असद उमर के वो भाई थे, लेकिन उनकी जो एक अमूमी रिप्यूट थी, वो एक डिसेंट इंसान के तौर पर थी। तो इसलिए ये वीडियोज़ बहुत डिस्कस हो रही हैं कि एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक ये वीडियोज़ हैं, जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उनकी इस किस्म की वीडियोज़ सामने आ सकती हैं। राज साहब, अब होगा क्या? मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया या नहीं किया, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। तो क्या यहाँ पे अगर ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट ना होता तो खैर आम आदमी को तो पता नहीं चलना था कि जनाब ऐसा भी कुछ हुआ है। आप इसे क्रेडिट देंगे या डिस्क्रेडिट करेंगे सोशल मीडिया को, या फिर पाकिस्तान के मीडिया को आप क्रेडिट नहीं देंगे? क्योंकि सर पता तो चलना चाहिए। अगर बिल क्लिंटन के स्कैंडल सामने आ सकते हैं, वो तारीख के बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, जब आ सकते हैं, तो फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब तो सिर्फ सिंध के गवर्नर ही हैं सर, साबिक। देखें, एक तो ज़ाहिर है कि इसका एक कानूनी पहलू भी है। अब जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ख़वातीन को नौकरी का झांसा देकर उनको एक्सप्लॉइट किया, उनका इस्तेहसाल किया, तो एक साउंड बाइट जो एक वीडियो के अंदर मौजूद है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसको जाके पूछना चाहिए कि आप जो दावा कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है, उसके पास कोई एविडेंसेस मौजूद हैं, तो वो एविडेंसेस भी लेने चाहिए। तो इसका तो एक ये कानूनी पहलू भी है। दूसरा इसका एक अखलाकी पहलू ये है कि चूँकि वो मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के स्पोक्स पर्सन भी थे, नून लीग के लीडर थे, टीवी पर आते थे, जनरल बाजवा से जाके उन्होंने मुलाकात की थी मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए डील लेने के लिए। तो नून लीग को भी अखलाकी तौर पर ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है कि नून लीग के अपने जो बाकी लीडर्स हैं, उनकी साख भी खराब होगी और फिर पार्टी के अंदर एक आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरी पार्टी की रिप्यूट भी जो है, वो इससे डैमेज होती है। तो ये पार्टी के लिए तो उनके बहुत डैमेजिंग है, खुद ज़ुबैर साहब के लिए बहुत हम्म। डैमेजिंग है और यहाँ तक कि असद उमर साहब जिन सिर्फ़ उनके हालाँकि भाई हैं, असद उमर का तो इसमें कसूर नहीं है, लेकिन यकीनन उनके लिए भी ये बड़ा परेशानी का बायस होगा और वो भी बड़े परेशान होंगे कि सवालात जो ज़ाहिर है कि इस तरह की जब वीडियोज़ आती हैं, तो फिर पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, उनके जो आगे बच्चे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पूरी फैमिली के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। अच्छा राज साहब, दूसरी अहम खबर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से है, और ये अहम इसलिए है क्योंकि हम मुतादिद बार नून में से शीन भी निकाल चुके हैं, शीन के बाद मीम भी निकाल चुके हैं, और अब तो सर ये मामलात बयानबाजी तक पहुंच चुके हैं। अब कोई शख्स अगर ये कहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप्स नहीं हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं है। ग्रुप्स खुलकर अब सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज क्या कहा कि शहरों या तहसीलें झगड़े वर्करों के नहीं, क़यादत के हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ख़बरों में रहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं जिन्होंने वो सवाल भी उठाया कि
जहाँ तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, ये क़यादत ने इसके हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया था। ख्वाजा आसिफ साहब भी वही हैं जिन्होंने लंदन में मुलाकात की। ख्वाजा आसिफ साहब वही हैं जिन्होंने इससे पहले भी वो अंदर भी गए और फिर बहुत ज़्यादा करीब हैं शहबाज शरीफ ग्रुप के। और एक अपनी उनकी एक लाइन है, यकीनन इस लाइन को मरीम नवाज़ भी पसंद नहीं करती और बाकी जो उनके कैंप के लोग हैं वो भी पसंद नहीं करते। आज उन्होंने तो बड़मला कह दिया कि जनाब, ये पहले तो उन्होंने कहते रहे कि राय साहब बयानिए मौजूद हैं, और बयानियों के बाद अब वो क़यादत की बात कर रहे हैं। पहले तो राय साहब ये बताएं कि आप इसको कैसे देखते हैं। झगड़ा वर्कर्स के दरमियान नहीं है, जिसका कुछ दिन पहले मरीम नवाज़ ने भी ये कहा कि हमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है। वो कंटोनमेंट जहाँ पर हम जीत सकते थे, जो सीट्स हमारे जो इख्तलाफात हैं हमें दूर करने चाहिए, जहाँ से हम हारे हैं वहाँ पे हम जीत भी सकते हैं। तो फिर अब ख्वाजा आसिफ साहब तो क़यादत की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस बयान को ख्वाजा आसिफ के? देखिए आशफी साहब, ये जो इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात के मुतल्लिक और मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो पार्टी के अंदर एक बगावत का माहौल है, उसके मुतल्लिक एक वाक़या मुख्तसरन आपको और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको सुनाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि एक सहाफ़ी जो है वो सिर्फ़ हुक्मरान जमात के जो रहनुमा हैं सिर्फ़ उनसे राब्ते में नहीं रहता, उसको जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके साथ भी राब्ते में रहना पड़ता है, ख़बर की खोज में कि अपोजिशन इस वक्त क्या सोच रही है, क्या उनकी प्लानिंग है। और इसी तरह जो आपके अहम हलके हैं उनकी ब्रीफिंग भी अटेंड करना पड़ती है और उनके साथ भी आपको कोई गपशप लगानी पड़ती है, कॉफ़ी चाय वगैरह पीनी पड़ती है ताकि आप कोई ख़बर वगैरह निकालें। तो अब नून जी लीग के जो अपने जी। ज़राए हैं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प खबर बताई है। और मज़े की बात यह है कि नून लीग के एक नहीं 2-3 ज़राए से हमारी बात हुई है जिन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। और वो वाक़या उन्होंने ये बताया है कि जो कैंट बोर्ड्स के इलेक्शन थे, इनमें मियाँ नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर मबनी कुछ पोस्टर्स और बैनर्स बनवाए थे। और इसी तरह अच्छा। मरियम नवाज के भी डायरेक्टिव्स थे कि इस तरह के बैनर्स बनवाए जाएं जो कि हम लगाएं कैंट बोर्ड के इलेक्शन में, कि वोट को इज्जत दो। यानी वही बयानिया जो लेकर गए थे वो गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, जहां उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। लेकिन हुआ ये कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये जो बैनर्स बनकर आए, ये कैंट बोर्ड के इलेक्शन में लाहौर के हलकों में नहीं लगाए। और जहां कुछ हम्म बैनर्स लगे हुए थे वहां से भी उन्होंने ये बैनर्स उतरवाए, ये पोस्टर्स हम्म उतरवाए और नए बैनर्स और नए पोस्टर बनवाए जिनके ऊपर ये दर्ज था कि काम को इज्जत दो। अब इसके मुतल्लिक परवेज़ रशीद साहब जो हैं, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को शिकायत की कि आपके बयानिए से बगावत का ये आलम है कि आपके डायरेक्टिव्स के बावजूद, आपकी हदायत के बावजूद जिस किस्म के बैनर्स और पोस्टर्स आपने बनवाए थे, वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने वहाँ पर नहीं लगाए और जो हमने लगवाए भी थे वो भी उन्होंने उतरवा दिए। उसके बाद जो नून लीग के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफ़ीक को खुद बराह रास्त कॉल की, उनके साथ बड़ी डांट-डपट की, बड़ा बरहमी का इज़हार किया और उनको वार्निंग भी दी कि आपने ये कैसे किया कि मरियम नवाज़ को भी नहीं आपने आगाह किया, मुझे भी नहीं बताया और हमें एतमाद में लिए बगैर हमारे जो बैनर्स थे और जो पोस्टर्स थे, जो हमारा बयानिया है, वो आपने पसे पुष्ट डालकर एक नया बयानिया जो है उसके साथ आप इलेक्शन के अंदर गए। तो ये तो लाहौर में चूँकि कैंट बोर्ड्स के इलेक्शन में नून लीग जीत गई, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी गफलत सामने आई है। यानी असल में तो ये हम्म है कि नून लीग नहीं जीती बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी गफलत की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ को हराया। इस वजह से ये खबर दबा दी गई थी। लेकिन कुछ हम्म। हमारे जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं, बड़े करीबी ज़राए हैं, उन्होंने अब तस्दीक की है कि इस मामले पर बहुत ज़्यादा बरहम थे मियाँ नवाज शरीफ। और ख्वाजा साद रफ़ीक भी जब उनको इतनी डांट-डपट हुई तो वो भी इस वक्त नाखुश हैं कि एक तो उनका ये कहना है कि मैंने बड़ी मेहनत की थी कैंट बोर्ड्स के इलेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद अगर मैंने एक इनिशिएटिव लिया था और उसका रिजल्ट ख्वाजा साद रफ़ीक के बकौल पॉजिटिव आया है, तो उसको एप्रिशिएट करने के बजाय मुझे डांट-डपट की जा रही है। और ये डांट-डपट इसलिए की जा रही थी ताकि बाकी जो रहनुमा हैं उनको एक मैसेज दिया जाए कि अगर आप मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चलेंगे और मरियम नवाज़ के बयानिए के ख़िलाफ़ चलेंगे, तो फिर हम आपको पार्टी के अंदर सज़ा भी देंगे और पार्टी की पिछली सफ़ों में धकेल देंगे। अब ये जो ख्वाजा आसिफ ने बात की, आपको याद होगा कि इसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले हमने ये बात करना शुरू की थी हम्म कि ख्वाजा आसिफ मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ के कैंप में जा चुके हैं। ख्वाजा आसिफ इस वक्त बिल्कुल मज़ाहमत नहीं करना चाहते और ख्वाजा आसिफ ही नहीं है बल्कि और भी बहुत से रहनुमा ऐसे हैं
जो कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पॉलिसी से नाला हैं। और ये जब आपस में बैठते हैं, इनके जब इजलास होते हैं, हत्ता कि ये जब सहाफ़ियों के साथ भी बैठते हैं, तो ये मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक कोई बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तक भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ तो देखें खुद बाहर बैठे हुए हैं, और हमें बार बार कहा जाता है कि ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है, या ये जो नाम नेहाद मज़ामती बयानिया है, हम इसको आगे लेकर चलें तो हम कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करें, कितने मुकदमात भुगतें, इस तरह की वो बातें करते हैं। इशारों कनायों में वो ये तासुर देते हैं कि खुद तो मियां नवाज शरीफ मज़े में है, मरियम नवाज भी जब भी ज़ाहिर है कि उनको कोई रिलीफ मिलने का इम्कान होता है वो खामोश हो जाती हैं, लेकिन हमें आगे लगाया हुआ है और हमें कहा जाता है कि हम कुर्बानियाँ दें। तो इसी का इजहार ये जो किया है ख्वाजा आसिफ ने, ये असल में वो शहबाज शरीफ के कैंप की ज़ुबान बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ का जो कैंप है उसकी बात सुनी जानी चाहिए, और वही इस वक्त पहली मर्तबा नून लीग के अंदर हावी है। मरियम नवाज को इस बात पर बड़ा गुस्सा भी है। इसी पूरी सूरत हाल के अंदर जावेद लतीफ़ को भी मरियम नवाज ने लॉन्च करवाया था, और ख्वाजा आसिफ ने अभी एक जो नून लीग का इजलास हुआ था शहबाज शरीफ के कैंप के रहनुमाओं का, उसमें बड़ा बरहमी का इजहार भी किया, और इशारों कनायों में उन्होंने कहा कि ये मरियम नवाज ने जो ये इकदाम किया जावेद लतीफ़ वाला, इससे हमारी बड़ी दिल आज़ारी हुई है, राइट। और हमने जो पार्टी को इतने साल दिए, इतने अशरे दिए, तो ये भी ख्याल नहीं रखा गया कि एक जूनियर सियासतदान से हमारे खिलाफ इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। तो ये जो ख्वाजा आसिफ हैं और शहबाज शरीफ का पूरा जो कैंप है, ये इस वक्त बगावत करता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि ये पार्टी के ऊपर कंट्रोल की जंग है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई मज़ामती बयानिया असल में मौजूद है जो कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज लेकर चलना चाहते हैं। मज़ामती बयानिया जो है वो सिर्फ इसलिए है कि कोई डील हासिल कर ली जाए। आज अगर इनको कोई डील मिले तो ये सारे मफामती मज़ामती बयानिए छोड़कर एक ही बयानिया अपना लेंगे कि हमें डील मिलनी चाहिए। तो डील के ऊपर ये बिल्कुल एक पेज पर हैं, लेकिन पार्टी के ऊपर कंट्रोल की जो जंग है वो बिल्कुल एक हकीकत है, और मियां नवाज शरीफ को खदशा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ना हो कि उन्हें भी अल्ताफ़ हुसैन की तरह मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया जाए। राज साहब, दो सवाल आते हैं। एक तो डील की आपने बात की है, तो सप्लीमेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब डील तो हो गई, शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया, ख्वाजा आसिफ साहब बाहर आ गए, हमजा बाहर आ गया 2 साल कैद काटने के बाद, तो ये एनआरओ ही है, ये डील ही है कि इन्हें आप इसी तरह जो है रिलीफ देंगे। देखें, डील के मुतल्लिक जिस किस्म की मरियम नवाज की एक्सपेक्टेशन है और मियां नवाज शरीफ की एक्सपेक्टेशन है, वो तो उनकी जो तवक्कुआत हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ की जो तायात नहली है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से हुई है, यानी वो कोई एहतसाब अदालत से नहीं हुई, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ जब अपील में गए थे तो वो अपील भी रिजेक्ट हो गई थी, तो उनके पास तो कोई कानूनी ऑप्शन नहीं है कि उनकी नाअहली ख़त्म हो। लेकिन उनकी तवक्को ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा जादू चलाए, कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमाए जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ की तायात नाअहली ख़त्म हो जाए, और इसी तरह मरियम नवाज की नाअहली और उनकी जो सज़ाएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। असल तो उनको जो डील चाहिए, इस किस्म की डील चाहिए। बाकी ये जो शहबाज शरीफ इस वक्त कुछ ख़ास अदालतों की वजह से और एक ख़ास कानूनी निज़ाम की वजह से बाहर उनको कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला हुआ है, इस डील के ऊपर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुश नहीं हैं। इसी तरह हमजा शहबाज अगर 2 साल जेल काट कर बाहर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई उनको डील दे दी है। ज़ाहिर है कि हमारा जो कानूनी निज़ाम है वो इतना एक बोसीदा किस्म का निज़ाम है, और फिर हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से इस कानूनी निज़ाम के अंदर इनका इन्फ्लुएंस मौजूद है शरीफ फैमिली का। इवन के जो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत है, उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है अदालतों के अंदर और कानूनी निज़ाम के अंदर। तो ये जो इनको रिलीफ मिला है, ये उस फरसूदा कानूनी निज़ाम की वजह से मिला है। डील तो असल में वो ये चाहते हैं कि फ़ौज किसी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दे, इस तरह की वो डील करना चाहते हैं, और किसी तरीके से मियां नवाज शरीफ को वापस आने की इजाज़त दी जाए, यानी उनके ऊपर जो केसेस ख़त्म कर दिए जाएं ताकि वो वापस आएँ, और मरियम नवाज के मुतल्लिक कोई ऐसी डील हो कि वो नेक्स्ट तो नहीं, उससे अगले किसी फेज़ में वो पोटेंशली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस किस्म की डील की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन चूँकि हुकूमत तकरीबन 4 साल पूरे करने वाली है, हुकूमत के कोई ऐसे मामलात भी नहीं है इस वक्त मुल्क के अंदर भी कि जिसकी वजह से फ़ौज ये सोचे कि इस हुकूमत को चलता कर देना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ज़ाती तौर पर किसी किस्म का कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है। हुकूमत का बिलअमूम कोई बड़ा ऐसा मालियाती स्कैंडल नहीं है।
तो कोई इस वक्त जवाब मौजूद नहीं है फौज के पास भी या किसी भी और कुव्वत के पास कि इस हुकूमत के खिलाफ कोई महाज खड़ा किया जा सके। तो ये जो इस पूरी सूरत हाल में फ्रस्ट्रेशन हम्म। है, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये मुस्लिम लीग नून के जो कैंप्स हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा। सब लड़ाई तो इस हद तक हुई, क़यादत की भी बात है, सब कुछ है। आपने शायद ये नोट किया हो, क्योंकि डील एक ग्रुप को नहीं मिल रही, नवाज शरीफ को नहीं मिल रही, मरीम को नहीं मिल रही, और तलवारें सॉर्ट ऑफ डेमोक्लिस, दो धारी तलवार इनके सरों पे लटक रही है, नाअहली की तलवार लटक रही है, कुछ भी हो सकता है। मरीम कभी भी नहीं चाहेंगी कि शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के कम अज़ कम उम्मीदवार हों आइंदा इलेक्शंस के अंदर नून लीग की तरफ से। वो चाहेंगी कि उनका अपना बंदा जो है लॉन्च किया हुआ वो उस सीट पर जाए। जैसे शाहिद खान अब्बासी, आपको लगता है कि ये लड़ाई इस हद तक भी है और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि किसी तरह कम अज़ कम ये ऐलान हो जाए, क्योंकि माजी में भी लंदन से भी सवाल ये नवाज शरीफ से किया गया और मरीम से भी सवाल किया गया, और नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहा कि ये आपने तो सवाल करके मुझे मुश्किल में डाल दिया, और मरीम ने भी कहा कि जो पार्टी फैसला करेगी, क़यादत फैसला करेगी, हम उस तरफ चलेंगे। तो राय साहब, आइंदा इलेक्शंस के अंदर नून लीग के उम्मीदवार यानी जो वज़ारत उज़्मा का जो उम्मीदवार होगा, इस मामले पर भी इस वक्त सियासत हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ। जी हाँ, देखें, इससे पहले भी शहबाज शरीफ का जो एक देरीना ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो जब मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी उस वक्त शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की थी कि वो वफाक में आ जाएं और ये मामला तय हो गया था। लेकिन मरीम नवाज ने इस मामले को वीटो कर दिया था और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को इस बात पे कन्विंस किया था कि अगर शहबाज शरीफ आ गए वफाक में और एक मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी और मेरी सियासत बिल्कुल पस मंज़र में चली जाएगी। हमारी तो वैसे भी नाअहलियाँ हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी नाअहल हो चुके थे, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि बाकी जो आगे जो विरासत मुंतकिल होनी है यानी शहबाज शरीफ के बाद, वो फिर हमजा शहबाज को चली जाएगी। जो आपसे मुझे सियासी विरासत मुंतकिल होनी थी वो विरासत भी मुंतकिल नहीं होगी। तो इसी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी को उस वक्त मुंतखब किया गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में मरीम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो उनके बड़े वफादार साथी हैं। ये जो 1999 का मार्शल लॉ लगा था उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी को मियाँ नवाज शरीफ के साथ वफादारी की वजह से कैद वगैरह भी उनको काटनी पड़ी थी, जेल में भी वो गए थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि चलें शाहिद खाकान अब्बासी को हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और बहाना ये बनाया कि हम पंजाब को नहीं छोड़ सकते क्योंकि पंजाब हमारा गढ़ है, तो पंजाब को अगर हमने छोड़ दिया तो फिर वहाँ पर नून लीग कमज़ोर हो जाएगी। अब ये जो नई सूरत हाल है इसमें शहबाज शरीफ का कैंप चाहता यह है कि इस वक्त एक प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दी जाए ताकि ये कन्फ्यूजन खत्म हो। पार्टी सदर हैं शहबाज शरीफ, तो एक अनाउंसमेंट आए कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ होंगे। लेकिन मरीम नवाज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहती हैं कि अगले 4-6 महीने 8 महीने देखा जाए कि क्या ऐसी कोई सूरत हाल बनती है जहां मुझे और मियाँ नवाज शरीफ के लिए कोई डील की ऐसी सिचुएशन बन जाए। इसीलिए बड़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो बाहर निकली और एक सहाफ़ी ने उनसे शहबाज शरीफ के मुतल्लिक सवाल कर लिया। तो होना तो ये चाहिए था कि वो 1 सेकंड के अंदर ये जवाब देती कि ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ इस वक्त नाअहल नहीं है ना, उनकी अभी तक नाअहली नहीं हुई, उनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात तो हैं और मुमकिना तौर पर उनकी बिल्कुल नाअहली सही। हो भी सकती है। लेकिन मरीम नवाज ने ये कहा कि आपको क्या जल्दी है शहबाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा के हवाले से सवाल करने की, आप पीपल्स पार्टी से ये सवाल क्यों नहीं करते? हालांकि वो तो बिल्कुल एक बता चुके हैं कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे वो बिलावल भुट्टो होंगे वज़ारत उज़्मा के लिए। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ ने भी, आपने खुद भी बताया कि मियाँ नवाज शरीफ से एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा 2-3 मौके पर यह सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर हम शहबाज शरीफ को नाम उनका अनाउंस कर देंगे तो फिर हमारा जो ग्रुप है ये मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं मरीम नवाज की और मियाँ नवाज शरीफ की अपने सियासत में तनहा होने के हवाले से, उसकी वजह से ये शहबाज शरीफ का नाम अनाउंस नहीं कर रहे। और आखिर में भी हो सकता है, बहुत चांस इस बात का है कि आखिर में भी ये कहें कि शहबाज शरीफ की जगह मुस्लिम लीग नून के अंदर किसी और को नामजद कर दें वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर, और इस तरह की अगर कोई सिचुएशन बनी तो शायद खाकान अब्बासी सबसे मजबूत कैंडिडेट होंगे नून लीग के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि मरीम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं। दो टोक पार्ट 3।
राज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खामोशी के पीछे क्या है? क्योंकि हम जो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आपको या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी नज़र आएगी या उसके ख़िलाफ़ लोग आपको ख़बरें लगाते हुए नज़र आएंगे, या फिर मुस्लिम लीग नून के हवाले से आपको ख़बरें नज़र आती हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, या फिर कोई अदालत की कोई ख़बर होगी, या कराची में आपको पानी नज़र आएगा, या सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, या फिर चीफ जस्टिस साहब ने सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे को बुला के झाड़ा होगा। तो सर यही ख़बरें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खामोशी है। जरदारी साहब पे फर्दर जुर्म आयद होने जा रही, क्या ये बुनियादी वजह है? और अगर फर्दर जुर्म आयद हो गई तो फिर ऑब्वियसली फिर केस चलेगा, फिर उन्होंने उसकी सेहत से या तो इकरार करना है या इनकार करना है। तो आपको लगता है कि इस खामोशी के पीछे केसेस का एक बहुत बड़ा बोझ है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बोल नहीं रही? देखिए हाशमी साहब, एक तो उनकी सियासी मजबूरियां हैं और सियासी लिमिटेशंस भी हैं। और सबसे बड़ी उनकी मजबूरी ये है कि वो इस निज़ाम के स्टेक होल्डर हैं। उनकी सिंध में हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून की तो ना वफाक में हुकूमत है, ना ही किसी सूबे में हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी की चूँकि सिंध में हुकूमत है और सिंध उनके लिए एक ऐसी ख़जाने की तिजोरी है कि जिसके अंदर से वो निकाल निकाल कर आसिफ अली जरदारी ने बड़ी वसी व अरीज़ किस्म की जायदादें बनाई। जो पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत है उनके ऊपर हम सबको मालूम है कि किस तरह के करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तो पूरी पीपल्स पार्टी के जो एक वसाइल चाहिए होते हैं आपको पार्टी चलाने के लिए, तो वो सारे तो सिंध हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से, और जिसमें बहुत से ऐसे करप्ट मेयर्स हैं, वो लिए जाते हैं कि वो उन वसाइल से पार्टी चलाई जाती है। इसके अलावा जो ज़ाती तिजोरियाँ भरी जाती हैं, वो भी ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत के बहुत से स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि ये पूरा निज़ाम किसी भी तरीके से गिरे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पूरा निज़ाम गिर जाएगा तो फिर तो उनकी जो सिंध में हुकूमत है वो भी चली जाएगी। दूसरा, वो ये नहीं चाहते कि नून लीग के शराइत पर और मियाँ नवाज शरीफ की शराइत पर वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ें, क्योंकि उनको पता है कि पिछली मरतबा भी उनकी हुकूमत जो थी वो सिर्फ सिंध में ही आई थी, और अगर फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि दोबारा उनकी हुकूमत सिंध में ही आएगी। ज़ाहिर है कि वो पंजाब में तो हुकूमत नहीं बना सकते, सबको पता है। वफाक में हुकूमत नहीं बना सकते, केपी में हुकूमत नहीं बना सकते। तो दोबारा भी इलेक्शन हो भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कोई मार्का मार लिया तो यही मार्का होगा कि वो सिंध में हुकूमत बना लेंगे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहते। और तीसरी वजह यह है कि मुकदमात की, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर करप्शन के किस किस्म के मुकदमात हैं, उनके खिलाफ किस किस्म के शवाहिद मौजूद हैं। तो इसलिए वो ज़रा लो प्रोफाइल में रहना चाहते हैं कि किसी भी हल्के को वो ऑफेंड ना करें, हुकूमत को भी ज़्यादा ऑफेंड ना करें, चेयरमैन नैब को भी ऑफेंड ना करें और इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑफेंड ना करें, ताकि जितना ताख़ीर हो सकती है आसिफ अली जरदारी के केसेस में और पीपल्स पार्टी के दीगर क़यादत के केसेस में, तो कम से कम उतनी ताख़ीर हम करवाएं। और आखिर में जाके जब बिल्कुल कोई अबूरी सेटअप बन जाएगा तो उस वक्त वो वोट वगैरह लेने के लिए कोई कैंपेन वगैरह करेंगे, लेकिन उस वक्त उनका मेन फोकस यही होगा कि किसी तरीके से सिंध में अपनी हुकूमत बचाई जाए और दोबारा इलेक्शन के बाद सिंध में बस अपनी हुकूमत किसी तरीके से वो बना सकें। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये था आज का दो टॉक। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।